हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 12 जनवरी और है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे और जो इस न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ाया है वो नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, टेलीग्राम मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और गाइज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पेज पर जो आर्टिकल है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले पेज पर जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है वो क्या है, उसमें अभी जो गवर्नमेंट ने उसने क्या करा है, कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं, 2600 करोड़ इंसेंटिव्स दिए हैं बैंक्स को कि वो डिजिटल पेमेंट को कर सकें, पूरी तरीके से प्रमोट कर सकें। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं 2600 करोड़ रुपए कि वो प्रमोट कर सकें पेमेंट्स जो यूजिंग हो रही हैं रुपे कार्ड से और यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस से, यूपीआई से जो पेमेंट्स हो रही हैं वो सारी डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनको बूस्टअप करने के ऊपर बात चल रही है। और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने वेनसडे के अंदर बैंक्स को प्रोवाइड करा है इंसेंटिव्स मनी कि वो प्रमोट करें डिजिटल पेमेंट्स को। इन ऑफिशियल प्रेस ने इस चीज़ को रिलीज़ किया है। फंड पेड होगा बैंक्स को इन व्यू द लेक ऑफ ए मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट में भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। एक कमीशन बनाया जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, यूपीआई और रुपे ट्रांजैक्शन के लिए। रिजीम लेड करेगा कंप्लेंट्स जो आएंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और कैबिनेट ने कहा है कि उस चीज़ पर किसी को भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अब अच्छा बनाया जाएगा जिससे हम अब्सेंस ऑफ पेमेंट्स नीडेड टू मेंटेन दैम, मतलब जो अब्सेंस देखने को मिल रही है कुछ एरिया में डिजिटल पेमेंट की, अब वो नहीं रहेंगी। अब उसका प्रमोशन होगा डिजिटल पेमेंट का, जिससे पूरे इंडिया में क्या होगा, डिजिटल पेमेंट का बोलबाला होगा। अब ये आर्टिकल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है राइट साइड। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम हिस्ट्री कवर करेंगे किस चीज़ की, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के उसके बारे में। तो अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि कोर्ट को डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट की सवर्निटी, मतलब कोर्ट को पार्लियामेंट के बारे में कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो धनखड़ ने कहा है कि वो जुडिशल्स को स्ट्राइक डाउन करते हैं कि वो अमेंडमेंट्स जो पास कर रही हैं लेजिस्लेचर उनके ग्राउंड पर वो उनको वायलेट ना करें एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसकी हिस्ट्री हमें पूरी जाननी होगी, पहले इसका इशू थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिबेट हुई थी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ और वेडनेसडे। मतलब ये डिबेट बहुत दिन से देखने को मिल रही है क्योंकि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका अपॉइंटमेंट होता है कोलिजियम सिस्टम से, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि उनका अपॉइंटमेंट किससे होना चाहिए, एनजेएसी से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 2014 में लाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि हम अपना सिलेक्शन जो है, अपॉइंटमेंट जो है वो हम कोलिजियम सिस्टम से ही करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर डिबेट देखने को मिली। इस चीज़ पर ही जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ हैं उनका जजमेंट आया। उन्होंने कहा इनॉग्रेटिंग द 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, मिस्टर धनखड़ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बेसिकली आप जानते होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी कोई अपनी पोस्ट नहीं होती। जब प्रेसिडेंट किस पे चला जाता है, वैकेंट पे हो जाता है या एब्सेंस रहता है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। और बेसिकली इनकी एक पोस्ट तो होती है कि ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो उन्होंने कहा है कि हियरटू अनहियरटू मतलब सिमिलर रिमार्क्स देखने को मिलेगा एनजेएसी एक्ट पर ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल एड्रेस इन द राज्यसभा ऑन December 7। Mr. Dhankar had says that there was no parallel to such a development in democratic history। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जैसी हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी जुडिशियल प्रोसेस में। जुडिशल क्या कर रही है, उस चीज़ पर इंटरवेन कर रही है, जबकि इसको पार्लियामेंट्स में बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करना चाहिए। अब इसकी हिस्ट्री देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, मतलब हायर जुडिशरी सिस्टम है हमारे इंडिया का, पूरा टॉप कोर्ट ये देखने को मिल जाएगा, एपेक्स कोर्ट देखने को मिल जाएगा।
इसने 1973 में क्या कहा था, जब केशवानंद भारती केस हुआ था, तो उसके अंदर इसने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो अंडर आर्टिकल 368, मतलब 368 में अमेंडमेंट देखने को मिल जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट चाहती है अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसने कहा कि अंडर आर्टिकल 368 जो भी गवर्नमेंट चाहती है अमेंडमेंट कर सकती है, और ये अमेंडमेंट भी हो सकते हैं किसी में फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचा कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर अब क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी मेंशन नहीं देखने को मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो केस आया था वो था शंकर प्रसाद केस, 1951 वाला केस। उसके अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ भी क्या कर सकती है, पूरी तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है। फिर बहुत सारे केस आए, शंकरी, फिर सज्जन, फिर गोलकनाथ केस आया, फिर केशवानंद भारती केस आया, फिर मिनरवा मिल केस आया। तो इसके अंदर 24वां अमेंडमेंट हुआ केशवानंद भारती केस। फिर उसमें दिखाया गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या कर सकती है, उसके अंदर किसी भी कीमत पर पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हम डिफाइन करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इस चीज़ को देखकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, डिबेट ही देखने को मिली है हमेशा इस चीज़ को लेकर कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो। तो उसने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, पूरी तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब गवर्नमेंट चाहे तो पूरी तरीके से क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी उसमें आँच नहीं आनी चाहिए। तो ये आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 5th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में एक हमें प्रोजेक्ट के बारे में देखना है, वो है स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट। तो बेपोर बोट, पहले देख लेते हैं इसका इशू क्या है। तो बेपोर पोर्ट को, जो बोट होती है उसको क्या कर दिया है, डीपीआर के लिए पूरे स्वदेशी दर्शन जो प्रोजेक्ट चलाया गवर्नमेंट ने, उसको लेकर बेपोर बोट को पूरी तरीके से क्या कर दिया, चालू कर दिया है। तो केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक हाईलाइट बेपोर उरू, इरू इसका नाम है, वुडन आपको देखने को मिल जाएगी, हैंडक्राफ्ट ये बोट्स देखने को मिल जाएगी, इसको शुरू कर दिया है, जो आर्टिजन्स के द्वारा बनाई गई है और कारपेंटर्स के द्वारा बनाई गई है। वाटर स्पोर्ट इज देयर इज इन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूरी तरीके से एक रिपोर्ट पेश कर दी है डिपार्टमेंट ऑफ किसने, टूरिज्म्स ने, केरला के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म्स ने। तो आपको लकड़ी की बोट देखने को मिल जाएगी जिसके ऊपर अभी बेपोर पोर्ट को, बोट को लेकर एक फिगर आउट कर दिया है डीपीआर ने, मतलब उसकी डिटेल बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे दी है फॉर द स्वदेशी दर्शन मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है गोदावरी एस्चुरीज हैज़ बिकम प्राइम हैबिटेट फॉर इंडियन स्कीपर्स। एक्सपर्ट ने भी क्या कहा है कि इंडियन स्कीमर जो आपको देखने को मिल जाएंगी, ये चिड़िया सी आपको देखने को मिल जाएंगी, इनका जो गोदावरी एक्सचुरी है वो क्या है, बहुत अच्छा प्राइम हैबिटेट देखने को मिलेगा। तो गोदावरी एक्सचुरी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सचुरी जो है एक प्राइम और हैबिटेबल और सेफ हैबिटेबल्स आपको सोर्स देखने को मिल जाएगा इंडियन स्कीमर्स का, जिन्हें हम राइकोम्स एल्ब्यूलस भी बोलते हैं, एल्बिकुलस भी बोलते हैं, जो कि इनका साइंटिफिक नेम है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करें तो डिप्टी पी पी शेतियालम्स ने कहा है कि बर्थ हैज़ बीन इंक्लूड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आपको ये रेड लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी किसके, आईयूसीएन के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या दिखाता है, ये खतरा दिखाता है कि किस तरीके से खतरा देखने को मिल जाएगा स्पीसीज़ को। तो आपको आईयूसीएन के अंदर रेड लिस्ट में देखने को मिल जाएगी एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन गोदावरी एस्चुरी क्या है, इसका आपको एक प्राइम हैबिटेट देखने को मिल जाएगा इंडियन स्कीमर का। अब बार बार हम इस आर्टिकल में एक चीज़ पढ़ रहे हैं, इंडियन स्कीमर, तो ये क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन स्कीमर, और हम इसे इंडियन सीजनल बिल भी बोलते हैं, एक वन ऑफ द थ्री स्पीसीज में बिलोंग करती है स्कीमर की, जेनस रैमकोस इन द फैमिली ऑफ लेरेडा। ये somewhat टर्न-like but like others schemas, short upper mandibles and longer lower mandible होते हैं इनके, that is plugged along the surface of the water, मतलब ये प्लग करती हैं surface of the water पर,
एज द बर्ड फ्लाइज ओवर द वाटर टू पिक एक्वेटिक प्रे। ये साउदर्न एशिया में पाई जाती हैं। वेयर इट इज़ एन पैचली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिक्लाइनिंग नंबर, मतलब इनका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। वो मेनली फाउंड होती हैं इन द रिवर और एस्चुरीज में। दे आर वेरी ब्राइटली मार्क्ड इन ब्लैक, ये ब्लैक कलर की होती हैं, वाइट एंड ऑरेंज, मेकिंग दैम डिफ़िकल्ट टू मिस। इनका डिस्क्रिप्शन देखें अगर थोड़ा सा फिजिकल, तो ये बर्ड ब्लैक कैप होता है इनके ऊपर, ऑरेंज बिल दैट कंटेस्ट करता है वाइट बॉडी को। इनके लॉन्ग विंग्स होते हैं, लुक लाइक्स टम्स लाइक्स एंड अबाउट 40 to 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, विद ए विंग स्पैन ऑफ एन 108 सेंटीमीटर। अपर पार्ट्स बॉडी का देखें तो डार्क ब्लैक होता है और अंडर पार्ट्स आर वाइट्स। ब्लैक कैप ऑन द हेड, लीवर्स पर ब्लैक कैप होता है, फोर हेड पर और नेप वाइट। और डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट इसका देखें तो ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल जाएगी, चंबल जो रिवर है, रिवर चंबल में राजस्थान में देखने को मिल जाएगी, धौलपुर में। ये लार्जर रिवर्स और लेक्स में मिलती है ज़्यादातर, स्वैम्प और कोस्टल वेटलैंड में मिलती है जैसे एस्चुरीज में। मोस्ट कॉमन ये फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग द, अगर इनकी ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो ब्रीडिंग कॉलोनीज आर ऑन आइसलैंड पे इनकी ब्रीडिंग कॉलोनी होती है, यूजुअली इन रिवर्स। Its ranges has become increasingly fragmented in recent decades. It is still found in parts of, ये पाकिस्तान में भी मिलती है, in the Indus River system of Kashmir and northern and central India along the Gangas. Bangladesh and Burma formerly occurred in Laos, Cambodia and Vietnam. It is scarce non-breeding visitor to Nepal, मतलब इसका non breeding देखने को मिलेगा नेपाल के अंदर। As operate as an vagrant in Oman and central Thailand with all records from Iran and China. At present में देखें तो स्ट्रॉन्ग होल्ड इसका इंडियन स्कीमर का इंडियन में देखने को मिल जाएगा और बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा। अब हमने इंडियन स्कीमर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल इसके राइट साइड में दिया गया है। अभी एक केरला के अंदर स्पीसीज को फाउंड किया गया है, और स्पीसीज जो होती हैं, जो फाउंड होती हैं, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आने वाले एग्जाम जो हमारा आने वाला है। तो अभी एक वाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई, मतलब तितली को क्या किया गया है, केरला में फाउंड किया गया है। एक रेयर स्पीसीज है। टीम ऑफ बटरफ्लाई ऑब्जर्वर्स एंड रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई को, जो रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज देखने को मिलेगी, वो कन्नूर में मिली है केरला के अंदर। अगर रिसर्चर्स की बात करें, रिसर्चर्स की देखें तो बटरफ्लाई ऑब्जर्वर VC बालाकृष्णा, बटरफ्लाई प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कहाँ पर आती है, शेड्यूल 2 के अंदर आती है। स्पीसीज हैड बीन स्पॉटेड इन 2017। तो स्पीस को सबसे पहले कब क्या किया था, स्पॉट किया गया था 2017 में, एंड सिंध्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 2018 में। फाइंडिंग्स की बात करें तो बटरफ्लाई इंडिकेट करती है रिच फौना एंड फ्लोरा ऑफ एन कालियंद, मिस्टर बालकृष्णा लीड्स एन ग्रुप नेम्ड वॉक विद VC। तो ये किस नाम से इन्होंने किस चीज़ को फाउंड किया है, बटरफ्लाई को फाउंड किया है, जो इनका ग्रुप का नाम था वो था वॉक विद VC। तो विच हैज़ ओवर 100 मेंबर इसमें देखने को मिल जाएंगे। टीम ऑब्जर्वर वेरियस स्पीसीज टू मेक। मिस्टर मोहन सेड देयर वर 8 स्पीसीज ऑफ एन बटरफ्लाई वाइल 2 आर इन कॉमन। तो 8 स्पीसीज बटरफ्लाई की देखने को मिल जाएंगी आपको, जिसमें 2 कॉमन है और अदर क्या है, रेयर है, जिसमें से ये भी आपको रेयर देखने को मिल जाएगी बटरफ्लाई की स्पीसीज। अब जो स्पीस फाउंड हुई है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये स्पीसीज आपको याद रखनी है, वाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई केरला के कन्नौर में मिली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है। पहले ये वाला एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड कप को लेकर। तो अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है और उड़ीसा के अंदर ये होगा 2023 के अंदर। उड़ीसा ट्राइबल डोमिनेटिंग हॉकी क्रेडल सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर पीपल्स क्या करेंगे, सीइंग ए गोट एज ए ट्रॉफी इन ए रूरल टूर्नामेंट। द कंडक्ट ऑफ द मेंस वर्ल्ड कप एट रुड़की, ए जॉइंट होस्ट ऑफ द मेगा इवेंट अलोंग विद भुवनेश्वर। तो एक जॉइंट क्या देखने को मिला है, इवेंट को जॉइंट होगा एक मेगा इवेंट रुड़की के अंदर और भुवनेश्वर के अंदर। एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा के लिए जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का मेंस को लेकर। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड कप को देखें तो 2023 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 15th एडिशन है मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप का। ये क्वाड्रेनियल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम्स का, जो ऑर्गेनाइज होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, IHF के द्वारा।
इट विल बी हेल्ड, ये होगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। एंड एट अंडर कंस्ट्रक्शन 20,000 सीट बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रुड़की में हो गए फ्रॉम 13 टू 29 जनवरी 2023। होस्ट सिलेक्शन की बात करें तो इसका होस्ट सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब उड़ीसा को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसने अनाउंस किया था दिसंबर 2018 में जो 2022 का हॉकी वर्ल्ड कप वो होगा जुलाई 2022 में और जनवरी 2023 में होगा। द एफआईएच ने रिसीव करी फॉलोइंग फाइनल 3 बिड्स फॉर मेंस 2022 वर्ल्ड कप। नवंबर 2019 में इंडिया को कंफर्म कर दिया गया कि टूर्नामेंट जो है वो इंडिया में होगा 2023 के अंदर। इसको टाइम विडो मतलब और कौन कौन सी कंट्री ने इस चीज़ को क्या किया था अपने अंदर करवाने के ऊपर बात करी थी, तो बेल्जियम, जर्मनी ने इससे विड्रॉ कर लिया था, मलेशिया, स्पेन फॉर द प्रिफर्ड टाइम विडो। फिर इंडिया को क्या दिया गया, इसके लिए इसको लेकर चांस दिया गया। अब हमने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में भी जान लिया। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, ये एडिटोरियल है, राइट साइड पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि चाइना ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान। मतलब चाइना का जो कदम देखने को मिल रहा है किस चीज़ का, चाइना का जो ऑयल है उसका ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिल रहा है तालिबान की गवर्नमेंट मतलब अफगानिस्तान के अंदर। तो साइनिंग ऑफ मल्टीपल मिलियंस डॉलर डील बिटवीन जिनजियांग सेंटर एशियन पेट्रोल एंड गैसको एंड तालिबान इन काबुल। मतलब एक अच्छी डील देखने को मिली है, मल्टी मिलियंस डॉलर डील देखने को मिली है जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोल एंड गैसको में और तालिबान के काबुल के अंदर। जो मार्केट किया गया है लेटर एज इट्स फर्स्ट मेजर इकोनॉमिक वाज सिंस द रिटर्न ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स इन अगस्त 2021। डील एस्टिमेटेड टू $540 मिलियन गिव्स बीजिंग एसिस टू द एमो दरिया बेस इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान। मतलब डील कितनी देखने को मिली है चाइना अफगानिस्तान के बीच में तेल को लेकर, $540 मिलियन की। अफगानिस्तान एक स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड मिनरल फील्ड्स हैं जिसके अंदर मोस्ट ऑफ विच जो अनएक्सप्लॉयड है, मतलब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने ही मैदान में जो उनके ऊपर क्या है बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर नेचुरल फील्ड्स हैं, उनको मिनरल फील्ड्स भी हैं, उनको एक्सप्लोर कर सके। While the deal has created a lot of noise, the basin had in fact been marked by the no erstwhile republic leaders more than a decades ago for China to development. चाइना का एम्स और चैलेंजेस क्या हैं बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड पोस्चरिंग। अगर पॉलिटिक्स के आगे देखें तो पार्टिकुलरली ऑफ द डील का मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डील इज गोइंग टू बी की फॉर चाइना कीपिंग अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया आउट ऑफ रीच ऑफ इन वेस्ट। मतलब वेस्ट से वो क्या चाहता है कि पूरी तरीके से सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान को हटा दे एंड क्रिटिकल स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी उसकी। बट दिस वास्ट चैलेंज भी है, रशिया जो इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को वो लास्ट ईयर से। मैनी स्टेट इन रीजन बेरिंग तजाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहे हैं कमिंग ऑफ तालिबान। मतलब अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो रिकोगनाइज़ कर रहे हैं तालिबान को एज ए कंट्री, बट इंडिया ने अभी तालिबान को एज ए कंट्री रिकोगनाइज़ नहीं किया है। तालिबान का पर्सपेक्टिव देखें तो मीनवाइल तालिबान का एम ये है कि वो एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्टेट्स को क्या करे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करे। ऑन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन से बहुत डिफरेंस है। टू अचीव दिस दे नीड इन समवाट फंक्शनल इकोनॉमी, उन्हें अच्छी इकोनॉमी बनानी होगी अगर उन्हें डेवलपमेंट स्टेज में आना है। सोर्स और फेलियर ऑफ द ऑयल डील कुड बी डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान चाइना कोऑपरेशन। मतलब अगर फेलियर देखने को मिला इस डील में या फिर सक्सेस देखने को मिली तो उससे क्या होंगे अफगानिस्तान चाइना के कोऑपरेशन आगे वाले टाइम में क्या होंगे पूरी तरीके से दिखाई देंगे। अभी आर्टिकल भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया कि वर्ल्ड बैंक ने अभी क्या करा है, इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है 2022 और 23 को लेकर उसको 6.9% बताया। मतलब उसको में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है किसके अंदर, जो इंडिया की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में। अब हमने इशू तो जान लिया, अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को देखें तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएगा जो लो इकोनॉमिक गवर्नमेंट होती हैं उनको लोन्स या प्रोवाइड कराता है एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ को भी। इसका पर्पज़ है कि कैपिटल प्रोजेक्ट बना रहे। वर्ल्ड बैंक कलेक्टिव नेम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मतलब इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है, IBRD को और IDA को। 2 of 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ओन की जाती हैं।
इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। एक स्लो स्टार्ट इसका पहले देखने को मिला था। फर्स्ट लोन इसने फ्रांस को दिया था 1947 में। 1970 में इसने फोकस किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराने में, और ये फिर मिशन से हटा 1980 में, और लास्ट 30 इयर्स में इसने बहुत सारे एनजीओज एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स को लोन पोर्टफोलियो में ही लाया है। और ये इन्फ्लुएंस हुआ है किस चीज़ को लेकर, इन्फ्लुएंस में आया है स्ट्रेटेजिक्स जो लोन इसको ये देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, एज वेल एज इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफ गार्ड्स को। 2022 की देखें तो वर्ल्ड बैंक रन हुआ था बाय द प्रेसिडेंट एंड 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज वेल एज 29 वेरियस वाइस प्रेसिडेंट। IBRD और IDA में आपको 189 और 174 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी और यूके इसके मोस्ट वोटिंग मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पास वोटिंग पावर है। वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज भी हुआ है जी, ये प्रमोट करता है इन्फ्लेशंस को और हार्मिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको लेकर प्रोटेस्ट भी देखने को मिली 1988 में और 2000 में। देयर हैज़ बीन ए क्रिटिसिज्म ऑफ बैंक गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक्स। कोविड-19 पैंडेमिक में किस तरीके से इसने रिस्पॉन्स किया है उस चीज़ को लेकर भी इसकी क्रिटिसिज्म हुई है। इसकी हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, अलोंग विद द जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बनाया जा रहा था। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के ट्रांजिशनली ऑन एक अमेरिकन है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों का आपको हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिल जाएगा, वाशिंगटन DC में, और ये साथ साथ ही काम करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में इसका क्या काम था, तो सितंबर 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था कि वो $12 बिलियन अप्लाई करेगा, प्लान देगा, सप्लाई करेगा लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ को। वे ये वैक्सीन्स क्या करेगा, अप्रूव करेगा। जून ऑफ 2022 के अंदर बैंक ने रिपोर्टेड किया कि $10.1 बिलियन इसने अलॉट किया है, जो 78 कंट्रीज़ को इसने वैक्सीन्स के तौर पर दिया है, वैक्सीन्स के साथ दिया है। अब हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत न्यूज़ में है, और ये आर्टिकल क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अभी जो स्मिथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो सिमिट वो क्या है उसके अंदर सिंकिंग देखने को मिली, और ये आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में आ रहा है। तो क्रैक्स देखने को मिले हैं फ्यू हाउसेज में उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ टाउन में। अक्टूबर 2021 में भी ये क्रैक्स देखने को मिले। अब ये क्रैक्स क्यों देखने को मिले हैं, सिर्फ जोशीमठ में क्यों देखने को मिल रहे हैं क्रैक्स, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इशू देख लेते हैं। तो बहुत ईयर पहले भी, मतलब ईयर टू ईयर ये होता है, जैसे जनवरी 11 2023 में भी क्रैक देखने को मिले हैं। 723 हाउसेज ऑफ एन 9 वार्ड्स इन टाउन हेड डेवलप्ड मेजर माइनर क्रैक्स देखने को मिले हैं, और 145 फैमिलीज़ को सेफर प्लेस पर भी पहुंचा दिया गया है इसके अंदर, टाउन के अंदर। अगर देखें तो जो जोशीमठ के जो टाउन है वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपको हाइट पर देखने को मिल जाएगा, 6107 फीट पे ये हाइट पर देखने को मिल जाएगा। जोशीमठ एक बिजी टाउन है चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के अंदर। डिस्पाइट ए पॉपुलेशन ऑफ ओनली अबाउट 23,000 इट इज़ एन हैवी बिल्ड ऑन विद एन होटल्स। मतलब अगर देखें तो इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको ज़्यादा हैवी क्या देखने को मिल जाएंगे, होटल रिजॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, मार्केट देखने को मिल जाएगी, टूरिज्म प्लेस देखने को मिल जाएगा, और पिलग्रिमेज तो ये है ही, पिलग्रिम प्लेस तो आपको देखने को मिल जाएगा, और आर्मी और एन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब 11 जनवरी 2023 को यहाँ पर थोड़े से क्या देखने को मिले, क्रैक्स देखने को मिले। फिर 145 फैमिली को यहाँ से सेटल भी कर दिया गया। अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जोशीमठ में ये सब क्यों हो रहा है, क्रैक्स देखने को मिले, सिंकिंग देखने को मिल रहे हैं, जबकि पिछले साल भी हुआ था 2021 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं कि जोशीमठ में ये सब क्यों हो रहा है। जोशीमठ की बात करें तो आपको होली टाउन देखने को मिल जाएगा, हैज़ प्लग्ड इनटू एन फुल ब्लोन क्राइसिस आफ्टर हाउसेज एंड रोड डेवलप्ड क्रैक्स। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, क्राइसिस देखने को मिलेंगे जब क्रैक्स हुए यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस की वजह से। सो फार एज 678 हाउसेस को डेवलप किया गया क्रैक्स एंड 81 फैमिलीज़ को टेम्पररी मूव करा गया सेफर लोकेशंस पर। टाउन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए लैंडस्लाइड देखने को मिली टाउन के अंदर। सब्सिडेंस हिट जोन देखने को मिला है। सेंटर ने स्ट्रेस किया है कि सेफ्टी बनाए रखें पीपल्स की, और एक्सपर्ट्स ने एक प्रिपेयर शॉट बनाया है, एक लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाया है कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन को लेकर। बट वाट हैज़ लेड टू द सिंकिंग ऑफ जोशीमठ, क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं सिंकिंग प्रोसेस। तो उत्तराखंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने
एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था सितंबर 2022 की में। मेनली उसने ब्लेम किया था कि यहाँ इलीगल प्लांट कंस्ट्रक्शन बनने टाउन के अंदर, जो कि एक मेजर रीज़न देखने को मिल जाएगा सिंकिंग का। रिपोर्ट को पॉइंट आउट किया गया था इनएडिक्वेट ड्रेनेज, इनएडिक्वेट मतलब यहाँ पर ड्रेनेज अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। जियोलॉजिस्ट यशपाल सुंदरयाल ने फ्रॉम श्रीनगर से गढ़वाल बेस्ड हमवती नंदन भाऊगा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कहा था कि यहाँ पर कोई वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं देखने को मिल जाएगा। मोस्ट हाउसेस क्या देखने को मिल जाएंगे, शॉक पिट्स that have pushed down loose materials into the ground resulting in a land sinking। जोसमिट बेसिकली एक स्लोप पर आपको बना हुआ देखने को मिलेगा जो डिपॉजिट होता है फ्रॉम ओल्ड लैंडस्लाइड। डिपॉजिट माइट हैव स्टेबलाइज अवर टाइम बट rampant construction and project like roads and dams that use explosions। लैंड सब्सिडेंस प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है बहुत डिकेड से बात करें तो। एक कमेटी के रिपोर्ट है MC मिश्रा कमेटी जो फॉर्म की गई थी इस रीजन्स को ढूंढने के लिए कि यहाँ पर ही क्यों सबसे ज़्यादा सिंकिंग देखने को मिली है। 1976 में मिश्रा कमेटी ने वॉर्न किया अगेंस्ट द एक्सकवेशन ऑफ स्लोप्स, जो स्लोप्स का आप एक्सकवेशन कर रहे हैं उनको खोदे जा रहे हैं, एंड रिमूवल ऑफ द बाउंड्रीज बाय डिगिंग एंड यूजिंग एक्सप्लोशंस। एक्टिविस्ट ने जोसमिट बचाओ संघर्ष समिति भी बनाई। फिर उसको प्रोटेस्ट देखने को मिला अगेंस्ट द NTPC जो 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, 2004 से वो चल रहा है। वैसे सारा जो मेन रीज़न है सिंकिंग का वो यही देखने को मिलेगा, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनना है NTPC 520 मेगावाट का, इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंकिंग देखने को मिली है। अब सिंकिंग क्यों देखने को मिली है जोशीमठ में, ये आप सबको समझ में आ गया होगा, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आज हमारा थंबनेल भी है। इस आर्टिकल में भी क्या बताया गया है कि जो RRR का एक ओरिजिनल सॉन्ग है नाट्टू नाट्टू, उसे 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिला है। अब हमने इशू तो देख लिया कि 18th ग्लोबल अवार्ड्स किसको मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स वो मिला है RRR के एक गाने को नट्टू नट्टू, जो आपने सुना भी होगा। तो अब इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स क्या है, ये एक एक्कोलेट्स बेस्टूड्स जो हॉलीवुड फॉरनर प्रेस एसोसिएशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था जनवरी 1944 में। और अगर बात करें इसकी तो रिकोगनाइज करता है एक्सीलेंस इन बहुत अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न। इसको बिगिनिंग हुई इसकी 2022 में। शुरुआत तो 105 मेंबर्स ऑफ HFPA थे। एनुअल सेरेमनी होती है इसकी, अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं। नॉर्मली ये जनवरी में ये होता है। हैज़ बीन ए मेजर पार्ट फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड सेशन ये देखने को मिलता है सीज़न, जो कल्टीमेट्स करता है ईच इन अकेडमी अवार्ड्स थ्रू द गोल्डन ग्लोब्स। रिलेवेंस हैज़ बीन डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर। एलिजिबिलिटी पीरियड जो है गोल्डन ग्लोब्स कोरस्पेंड कैलेंडर ईयर का, वो जनवरी 1 से दिसंबर 31 का देखने को मिल जाएगा। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA फाउंड की गई थी 1943 में लॉस एंजलिस बेस्ड फॉरेन जर्नलिस्ट के द्वारा, जिसने एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सिनेमा को जन्म दिया एक नॉन US मार्केट में। हम ये इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मेजर एविडेंस एंडीविस को इस्टेब्लिश किया गया था एक सेरेमनी सिमिलर टू द एकेडमी अवार्ड्स टू ऑनर्स फिल्म अचीवमेंट्स, जो फिल्म अचीवर्स हैं अचीवमेंट्स फिल्म को देने के लिए इसको बनाया गया था। पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ऑर्निंग करता है फर्स्ट बेस्ट अचीवमेंट इन 1943 में फिल्म मेकिंग, जो हेल्ड हुआ था जनवरी 1944 में। अब हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में भी जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे गाइज़ हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके इस चैनल को, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें। और हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप बता सकते हैं कि वीडियो में और क्या क्या ऐड किया जा सकता है। PYQ ऐड किए जा सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल ऐड किए जा सकते हैं, वो भी आप सब बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।